नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं और इसमें अच्छे से ढंग से हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सवालों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे भाई। ये समय चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज सीक्वेंस में पढ़ने का है ही नहीं मेरे भाई। पढ़ तो पूरी दुनिया रही है। अरे फॉर्म तो 27 लाख बच्चों ने भर दिया, लेकिन नौकरी तो कुछ हजार बच्चे ही पाएंगे। वो कौन बिरला बालक होंगे? वो बिरला बालक वो होंगे जिन्होंने पढ़ाई को साइड में करके प्रैक्टिस की जो है नाव पकड़ ली है मेरे दोस्त। कि एसएससी हो या रेलवे हो, ये दोनों एग्जाम एक ही चीज मांगते हैं भैया, किस बच्चे ने किस सब्जेक्ट की कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है। पेपर कोई चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज नहीं आने वाला, पेपर आएगा मिक्स्ड। ठीक है, तो जो जैसा एक्चुअल पेपर आने वाला है, जो आप एक्चुअल में देने वाले हो, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए ना आखिरी दिनों में। और उसके लिए हम आपको मेरे भाई अपने चैनल पे सैंपल पेपर करा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, बेस्ट क्वालिटी लेवल के। इसमें दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और एसएससी ने जो अभी लेटेस्ट पेपर कराए जैसे कि सीजीएल का, सिलेक्शन फेस का, उसके सवाल भी हैं मेरे भाई, एडुक्यूटी के पैटर्न वाले। ठीक है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करिए। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पेपर में 15 सवाल आएंगे अर्थमेटिक के। मैं इस टेस्ट में 20 सवाल करवा रहा हूं, 15 अर्थमेटिक और 5 सवाल अलग से हैं, बोनस सवाल एडवांस मैथ के, जो कि हेड कांस्टेबल के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सीरीज शुरू कर दी है। पहला सैंपल पेपर ऑलरेडी डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, जाके इसको देख लेना। आज हम दूसरा सॉल्व करेंगे। आज के पेपर का लेवल मॉडरेट है मेरे भाई। ठीक है, हर एक बच्चा मेरे साथ साथ एक एक सवाल सॉल्व करे और कमेंट करके एंड में जरूर बताना कि आपने कितने सवाल खुद से ठीक कर लिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि इन 15 सवालों में से 10 सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने पेपर को भूल जाइए, आप अगले साल की तैयारी करो फिर। ठीक है ना, इस साल कुछ नहीं होने वाला। यह ऐसा है कि आपके 15 में से कम 12 से ज्यादा सवाल ठीक होने चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करें प्यारे बच्चे, आ जाइए। तो पहला सवाल आपके सामने खुलता है, ये रहा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बताओ। एक सेलर एक वस्तु पर उसके कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक अंकित करता है एंड सेल्स इट बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 25% ऑन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 15% और 25% की 2 लगातार छूट देकर बेचता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? ठीक। इफ ही सफर से लॉस ऑफ 344, इस हिसाब से आदमी को कितना लॉस होता है बच्चों? 344 रुपए का लॉस होता है। तो आपसे पूछा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या है। समझ में आया? देखो, पहले सेलर ने कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी कि मार्कअप किया 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/5। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना लगा है? 2 ज्यादा 7। फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता है। पहला कितना डिस्काउंट दिया? 15%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/20। 3/20 डिस्काउंट दिया, यानी कि 20 का सामान कितने में बेचेगा? 17 में। फिर दोबारा लगातार छूट दिए, 25% डिस्काउंट दिया, 1/4, यानी कि अल्टीमेटली 4 का सामान कितने में बेचेगा? 3 में। कुछ कट रहा है क्या? नहीं। 20 पंजे 100 चौका कितना? 400, और ऊपर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 17 सत्ते 119 या 357। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके ये सीपी से एसपी का रेशियो आ गया, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात। भाई ये आपने किया मार्कअप, ये दिया आपने डिस्काउंट। मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है ना, सीपीएसपी का रेशियो आ गया, यानी कि अल्टीमेटली वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, तो वस्तु बिकी कितने में? 357 बिकी, यानी कि आपको कितने का लॉस हुआ? 400 में से 357 घटे 43 का लॉस हुआ। बोलो, सवाल क्या कह रहा है? आपको 344 का लॉस हुआ, तो 43 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 344 रुपए। बताओ कितने गुना है? 8 गुना। 320 और 24, 344, 8 गुना। तो पूछा क्या है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी कि 400 की वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 8 गुना। तो 400 का 8 गुना कितना आ जाएगा? 3200 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। बताइए, क्या आप ये सवाल बना नहीं सकते थे? इतना आसान सा क्वेश्चन था। आ जाइए बच्चों, अगला सवाल। X takes 32 days more than Y and 50 days more than Z to complete a work.
एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन द सेम टाइम एज जेड एलोन कैन डू इट। बहुत बढ़िया। देखो इतना पढ़ते ही आपको सवाल पता लग जाना चाहिए कि ये एक फॉर्मूले से होगा। 3 लोग हैं एक्स वाई जेड, यही बोला है सवाल। बोला एक्स किसी काम को करने में वाई से कितना 32 दिन ज्यादा लेता है। एक्स किसी काम को करने में वाई से 32 दिन ज्यादा लेता है और जेड से 50 दिन ज्यादा लेता है, ऐसी बोला है। ठीक है, सवाल में आगे कहा गया एक्स और वाई मिलकर उतने ही समय में काम करते जितना जेड अकेला करता है, यानी कि एक्स और वाई मिलकर उतना ही टाइम लेते जितना जेड अकेला लेता है। पूछा क्या है तो बताइए एक्स अकेला काम कितने दिन में करेगा। भाई मान लो जेड काम करता है टी दिन में, ठीक है बच्चों, तो आप बताओ एक्स जो है वो जेड से कितने दिन ज्यादा लेता है 50 दिन, यानी कि एक्स कितना समय लेगा फिर टी प्लस 50। अब आप ये बताइए कि x जो है काम पूरा करने में y से 32 दिन ज्यादा लेता है, x y से 32 दिन ज्यादा लेता है, तो अगर मैं उल्टा कहूं तो क्या होगा कि y x से 32 दिन कम लेता है, यानी कि y काम पूरा करने में कितना समय लेगा t प्लस 50 में से 32 घटाएंगे, यानी कि t प्लस 18 है सचिन। t प्लस 18 32 जोड़ेंगे तभी तो t प्लस 50 आएगा। आप बताओ भाई जेड तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये है तो एक्स प्लस वाई ही है ना, यानी कि 2 आदमी एक्स वाई मिलकर काम टी दिन में करते हैं, एक्स अकेला टी प्लस 50 दिन ले रहा है, वाई टी प्लस 18 दिन ले रहा है, तो यहां पे टी की वैल्यू क्या आएगी बताइए। डायरेक्ट शॉर्टकट है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट 50 गुणा 18, यानी कि कितना हो गया 900, 900 का अंडर रूट 30 दिन, यानी कि पूछा होता कि जेड अकेला काम कितने दिन में करेगा तो क्या आंसर आ जाता 30 दिन। पूछा एक्स अकेला कितने दिन में करेगा, टी की वैल्यू 30 से यहां रख दो, 30 प्लस 50 80 दिन, एक्स अकेला काम को 80 दिन में करेगा। बी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल। आइए देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है एलसीएम, फ्रैक्शंस हैं, आपको फ्रैक्शन का एलसीएम बताना है। क्या तरीका है फ्रैक्शन के एलसीएम निकालने का भाई, जो इनके अंश दिए हुए हैं उनका तो ले लीजिए आप एलसीएम, और जो इनके हर दिए हुए हैं उनका ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों आप एचसीएफ। ठीक है, तो नीचे 10 25 35 और 40 इनका एचसीएफ क्या आएगा 5, बोलो 5 ही आएगा ना। ठीक है, 10 25 35 40 सबको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 5, तो नीचे 5 आएगा, 100 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 5 आएगा, तो क्या आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है ना, कुछ करने की जरूरत है। ऊपर भी आप निकाल सकते हो भाई, 9 12 और 18 कैल्शियम तो पूरी दुनिया को पता है कितना है 36, लेकिन 21 का मतलब क्या होता है 7 या 21, 36 में 3 तो आ गया, 7 की कमी और रह गई, तो 36 गुणा 7 यानी कि 252/5। आओ, ए डीलर सेल्स 2 ड्रायर्स एट द रेट ऑफ 72,000 पर ड्रायर। एक डीलर ने 2 ड्रायर बेचे 72,000 रुपए पर ड्रायर के हिसाब से, यानी कि दोनों ही ड्रायर को क्या सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, 2 ड्रायर को सेम दाम पर बेचा गया है कि नहीं, 72,000 पर ड्रायर के हिसाब से बेचा है। एक ड्रायर पर 8% प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 25% का लॉस होता है, तो पूछा होल ट्रांजैक्शन में उसका लॉस परसेंटेज कितना है, यानी कि दोनों ड्रायर पर मिलाकर कुल कितने परसेंट का लॉस हो, यही है। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको यह पता लग गया कि दोनों ही ड्रायर को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। यहां सवाल का डेटा बहुत आसान है, पहले ड्रायर पर कितना लाभ हुआ 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/, दूसरे पे कितना लॉस हुआ 25%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब आप एक बात बताइए, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां लिख रहा हूं मैं एसपी। पहले ड्रायर पर 8% प्रॉफिट हुआ 2/25, यानी कि 25 का ड्रायर कितने में बिका 27 में, 25 पे 2 का प्रॉफिट हुआ। दूसरे ड्रायर पे 1/4 लॉस हुआ, 4 पे 1 का लॉस हुआ, तो 4 का सामान कितने में बिका 3 में। देखो पहला ड्रायर बिका 27 यूनिट में, दूसरा ड्रायर बिका 3 में, ये तो गलत बात है भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दोनों ड्रायर सेम दाम में बेचे गए, तो इनको सेम करना पड़ेगा 27 और 3 को। यहां 3 को 27 बनाने के लिए क्या 9 से गुणा करनी पड़ेगी पूरे रेशियो को, है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 9 चौक 36 और ये आ जाएगा 3 नाम 27। देखो दोनों ड्रायर का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, 27 को तकलीफ। आप बताइए मेरे भाई, दोनों ड्रायर टोटल कितने में खरीदे थे 25 + 36 61,
और बेचे कितने में थे? 27, 27, 54। तो पूरे ट्रांजैक्शन में हुआ क्या? 61 का सामान 54 में बिका, यानी कि कितने का लॉस हो गया? 7 का लॉस हुआ। कितने पर? 61 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%, यानी कि 700/61% का आपको ओवरऑल लॉस हुआ कि नहीं बच्चों? तो 61 एकम 61 कितना बचेगा? 61 एकम 61, ये बच जाएगा आपका 700 है ना, 90। फिर 61 एकम 61 ही जाएगा, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है ना? बढ़िया सवाल। देखो इस लेवल की तो तैयारी आपकी होनी ही चाहिए। आइए, एक बल्लेबाज का 19 पारियों में एवरेज 54 रन है। ये लेटेस्ट सवाल आया सिलेक्शन फेज के पेपर में। एक बल्लेबाज का 19 पारी में एवरेज कितना है? 54 रन। उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए कि उसका एवरेज क्या हो जाए? 56। बच्चे पूरी कैलकुलेशन करने लगते हैं। देखो, एक बल्लेबाज का 19 पारियों में एवरेज 54 रन है। आपसे पूछा 20वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि एवरेज 56 हो जाए। मेरे भाई देखो, अगर 20वीं पारी में भी 54 रन बनाएगा, एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? 19 पारी तक 54 है, लेकिन 20वीं पारी में के बाद एवरेज कितना करना है? 54 से 56 करना है, यानी कि एवरेज को कितना बढ़ाना है? एवरेज स्कोर 2 बढ़ना चाहिए। कितनी पारियों का? 20 पारियों का। अगर एवरेज 2 बढ़ रहा है तो 20 पारियों का टोटल कितना बढ़ना चाहिए फिर? 40, यानी कि 54 से 40 ज्यादा। 20वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे? इससे आसान कोई सवाल है दुनिया में? ठीक है भाई, आगे चलेंगे। यही क्वालिटी सवाल मैं आपको सिखाना चाहता हूं। सवाल नंबर 6। एक चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने % कम की जानी चाहिए कि भैया उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे, एक्सपेंडिचर जो है रिमेन्स अनचेंज्ड। चाय का प्राइस कितना बढ़ गया मेरे भाई? 28%। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25, 28%, 7/25, यानी कि चाय का प्राइस पहले 25 था, तो 25 से 7 बढ़ के कितना हो गया? 32। लेकिन अगर आपको खर्चा सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है तो प्राइस का और खपत का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। अगर प्राइस 25 से 32 होगा तो चाय की खपत 32 से घटा के 25 करनी पड़ेगी, है कि नहीं सचिन? रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, यानी कि चाय का कंजम्पशन 32 से 25 हो गया। कितना कम हो गया? 7 यूनिट आउट ऑफ 32। ये आ गया बच्चे। अप्रोक्स बताना। देखो 1/16 क्या होता है? 6.25%। तो 1/32 क्या आएगा? 1/16 का आधा ही तो है। 6.25 का आधा कितना? 3.125%। ये 1/16 की परसेंटेज वैल्यू, 1/32 की परसेंटेज वैल्यू है 3.125%। इसका कितना है? ये 7 गुना। तो कितना आ जाएगा? ये 21.875%, यानी कि अप्रोक्स कितना हो गया? 22%। 22 हो गया ना? 21.875 आएगा, तो अप्रोक्स 22%। ठीक है ना? चलिए, दो कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट 306 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? बताइए। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है, उनका एलसीएम क्या आएगा? ये तो सामने दिख रहा है, 306 ही आएगा। दिल्ली पुलिस के पेपर भाई, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 15 और 8, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा? 15 8 120 ही एलसीएम आएगा। तो अगर दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 तो उनका एलसीएम भी 306 ही है। आ जाइए सवाल नंबर 8। ये देखिए जीडी के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट इसी साल हुआ है पेपर। बताओ करके। A sum of ₹x amounts to 75867 in 2.5 years at 12% per annum। बोला है कि x रुपए 75,867 बन जाते हैं कितने साल में? 2.5 साल में, 12% ब्याज की दर से, जो हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है। ब्याज जो है हर 10 महीने बाद कंपाउंड होता है। तो आपसे पूछा क्या है? x की वैल्यू क्या है? देखो ध्यान सुनिए, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, समय कितना है? 2.5 साल, मतलब 1 साल में 12 महीने, 2.5 साल में 30 महीने। आपके पास टोटल 30 महीने का समय है, ठीक है ना? टोटल 30 महीने का टाइम है, और ब्याज हर 10 महीने में कंपाउंड हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? 10-10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी।
10 महीना 10 महीना 10 महीना हो गया 30 महीना 2.5 साल। आप बताओ ब्याज की दर क्या है? 12% वार्षिक, यानी कि 1 साल 12 महीने में 12% ब्याज है। तो 10 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। अगले 10 महीने में 10%, अगले 10 महीने में 10%, यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव मिलेगा। समझ में आया ना? और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं बच्चों? 1/10, यानी कि आप 10 इन्वेस्ट करोगे तो 10 महीने बाद क्या हो जाएगा पैसा? 11। तो 30 महीने में क्या आ जाएगा इसका क्यूब, यानी कि 11 का क्यूब 1331 और बटे 10 का क्यूब 1000। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है, ठीक है। और आपको अमाउंट कितना दे रखा है? 75867 रुपीज। और आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। इतना सा सवाल है ना सचिन, ठीक है। देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हर एक के एंड में 3 जीरो आ रही है 1000 की वजह से, यानी कि पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 1331 से कितनी बार जाएगा भैया? 5 बार, 5 बार जाएगा ना। और देखो ये 1 है और एंड में 7 है, यानी कि 1 सत्ते 7, 57 बार कटना चाहिए ना पूरा। तो ये 1000 की वैल्यू भी 57 गुना कितनी आ जाएगी? 57,000 रुपए आपका प्रिंसिपल एक्स की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत इसमें नहीं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 9 आइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। 0.325 और 1.0302 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे? सवाल समझ गए? आप इन दोनों की गुणा करो, गुणा करके बताओ कि गुणा करके जो भी माल बनेगा उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, यहां डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? यहां डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? तो इनकी गुणा करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 3 और 4 7। 7 देखो 8 तो आएगा नहीं, 7 भी नहीं आएगा। आप ये देखो मेरे भाई कि जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 0.90600, ये दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक है? 5 नहीं, यहां 3 ही अंक है। 00 थोड़ा ना गिनते हैं, 3 ही तो अंक हैं। तो ऐसे ही जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर 325 के एंड में 25 सारे 25 से कट रहा है, ये 02 ये नंबर 2 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा। किससे कट रहा है? 2 से। यानी कि 325 के अंदर क्या आता है? 5। और इस 302 के अंदर क्या आता है? यानी कि 5 दूनी, यानी कि जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद 7 डिजिट तो आएंगे, बट सबसे लास्ट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। कि यहां जहां 5 गुणा 2 का पेयर बना, 1 0 पैदा हो जाएगी एंड में, तो वो 1 0 हम काउंट नहीं करेंगे। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट बचेंगे? समझ में आया ना? बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो ये प्रीवियस ईयर के सवाल आप लगा सकते हो मॉक टेस्ट में। आप जाओगे एप्लीकेशन पे मेरे भाई, यहां मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, तो दिल्ली पुलिस की ये अलग से कैटेगरी बनी हुई है। नासपिटो अब तो तुम मॉक टेस्ट लगा लो, यहां पे ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट हमने डाल रखे हैं, 2023 के सारे हमने डाल रखे हैं। अब यहाँ पे इनको सेक्शन वाइज करके भी डाल रखा है, मैथ जो है, रीजनिंग है ना, ये जीएस वीएस सब अलग करके, कंप्यूटर वगैरह। ये जाके आप टेस्ट लगाइए। कोई एक भी दुनिया में आप ऐसा बच्चा बता दो जिसने सिलेक्शन लिया हो और 50 100 200 मॉक टेस्ट ना लगाए हों, और आप ये सोच रहे हो कि हम तो ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे फोन से और हमारी नौकरी लग जाएगी। ये दिन में सपने देखना ना बंद कर दो, ठीक है? आग लगा दो ऐसे सपनों में, ठीक है? जब तक आप मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जैसा पेपर आ रहा है वो कब पढ़ोगे? बुढ़ापे में, ठीक है? तो ये टेस्ट जरूर लगाओ, डेली एक टेस्ट जरूर लगाओ, चाहे तुम कुछ पढ़ो या मत पढ़ो। पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है। आइए सवाल नंबर 10, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया सवाल। ए पॉजिटिव इंटीजर इज सेट टू बी प्राइम इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर अदर देन इटसेल्फ एंड 1। तो प्राइम नंबर की परिभाषा बताइए। कोई प्राइम नंबर कब होता है? जब वो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी से ना कटे। लेट के बी ए प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। मानो के एक प्राइम नंबर है जो कि 5 से बड़ा है ना? बोले जब के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये सवाल है।
देखो इस सवाल में बोला कि के कोई भी प्राइम नंबर उठा लो सड़क से 5 से बड़ा। अगर इस संख्या यानी कि कौन सी के स्क्वायर प्लस 19 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, यानी कि सवाल के ऑप्शन देखो तो रिमाइंडर यानी कि आंसर की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि हर प्राइम नंबर पे सेम ही रिमाइंडर आएगा कि नहीं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइम नंबर ले लो 5 से बड़ा, क्या ले लें सचिन, 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत भाई, 7 ले लो, आप 11 ले लो, 13 ले लो, हमने 7 ले लिया तो 7 का स्क्वायर के की जगह 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 19, इसको डिवाइड किससे करना है, 12 से, तो डिवाइड करो, 49 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, 1 19 को 12 से, 12 एकम 12 7, तो 1 प्लस 7 यानी कि क्या आ गया 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 8। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, 5.5x बराबर 0.05y, तो आपसे पूछा है y माइनस 3x बटे y प्लस 3x, रेशियो ही तो पूछा है, रेशियो दिया आपसे, रेशियो ही पूछा है, घबराना नहीं, आप ही के पेपर में सवाल है, y को उधर ले आओ, x बटे y, ये 5.5 चला जाएगा राइट साइड में, तो 0.05 बटे क्या आ गया 5 पॉइंट, देखो यहां डेसिमल के बाद ऊपर 2 डिजिट है, एक जीरो बढ़ा लेते हैं, अब डेसिमल क्या है कट जाएगा, 5 से 550 कितनी बार कट गया 110, यानी कि 1 बटे 110 आ गया रेशियो, कोई दिक्कत। x से y का रेशियो कितना है 1 बटा 100, और आपसे रेशियो पूछा है, x की जगह क्या रख दो 1 और y की जगह क्या रख दो बच्चों 110, तो y की जगह 110 रखेंगे, x की जगह 1, 110 माइनस 3 107, नीचे क्या आ जाएगा 110 प्लस 3 100, तो 107 बटे 100, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, ये बताइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12, करो, बढ़िया टेस्ट बनाया भैया आज का। A person lent out a certain sum on simple interest and the same sum on compound interest at a certain rate of interest per annum। देखो हमने कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया और वही सेम अमाउंट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिया सेम ब्याज की दर से, ठीक है ना। रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड दैट ऑफ 3 years इज 25:78। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, सवाल में क्या बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का 2 साल और 3 साल का रेशियो कितना है 25:78। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा मिलेगा, तो यहां पे बोला है 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस, ठीक है भाई, और उसके बाद क्या 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का जो रेशियो वो कितना है 25:78 है। आपसे क्या पूछा है ब्याज की दर, बहुत खतरनाक सवाल है मेरे भाई, बच्चों से पूछना कलेजा कांप जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो 3 साल का ट्री आप समझते हो, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है भैया, ये होगा, ये क्या है बी, तो यहां क्या आता है 2b और ये क्या है सी। ये जो पैसा है मेरे भाई ये वाला, ये क्या है 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस, यहां सुनते रहेगा। और ये टोटल क्या है बच्चों, ये टोटल क्या है, ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिठा लीजिए दिमाग में। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल इक्वल होगा, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है 25, ये तो बोला है 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है, अगर यहां 25 है तो यहां कितना होगा डबल 50, टोटल 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आना चाहिए 78, 25 50 75, तो बचा कितना 378। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये ब्याज पर ब्याज, ये 3 रुपए ब्याज कहां से है, यानी कि 25 पर ही 3 रुपए ब्याज मिला होगा, तो ब्याज की दर कितनी है 3/25, 1/25 4%, 3/25 यानी कि 12% पर एनम ब्याज की दर है। क्या है ऑप्शन, है ना गजब। आगे चलते हैं मेरे भाई, देखिए सवाल नंबर है आपके सामने 13, सिलेक्शन फेज में आया लेटेस्ट। एक कारखाने में 40% कर्मचारी श्रमिक वर्कर हैं
ऑल द रिमेनिंग एम्प्लॉय आर एग्जीक्यूटिव, बाकी के एम्प्लॉय जो है वो एग्जीक्यूटिव हैं, जैसे आप बनने वाले हो दिल्ली कांस्टेबल में एग्जीक्यूटिव। एनुअल इनकम ऑफ ईच वर्कर इज 390, हर वर्कर की एनुअल सालाना कमाई कितनी है 390, जबकि ईच एग्जीक्यूटिव की एनुअल इनकम कितनी है 420 रुपए। तो आपसे पूछे सारे एम्प्लॉय जो है फैक्ट्री में सबकी मिलाकर एवरेज एनुअल इनकम क्या है, ठीक है जी, ये सवाल है। हालांकि ये सवाल तो इतना झंडू तरीके से सेट किया हुआ है कि ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई वर्कर की एवरेज इनकम कितनी है और एग्जीक्यूटिव की 420, तो सारे फैक्ट्री के एम्प्लॉय की एवरेज इनकम जो भी आएगी इन दोनों के बीच में आएगी। 390 420 के बीच में ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये तो ये भी नहीं है, ये तो सब दोनों से बड़ा हो गया, यानी कि क्या आंसर हो सकता है, तो कोई तकलीफ इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉल्व करने में कोई बुराई ही नहीं है। मैं वो भी बता देता हूं भाई, एक कारखाने में वर्कर भी है एग्जीक्यूटिव भी है, कितने परसेंट है 40% जो है वर्कर है, 2/5, नहीं कि टोटल 5 है तो 5 में से 2 वर्कर हैं, बाकी के 3 एग्जीक्यूटिव है। वर्कर की एवरेज सालाना इनकम कितनी 390 रुपए पर मंथ, एग्जीक्यूटिव की कितनी 420 रुपए, तो 420 को आप ऐसे लिख सकते हो ना 390 रुपए प्लस 30 रुपए, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। तो आप बताइए मेरे भाई, वर्कर की एवरेज इनकम भी 390 रुपए है और एग्जीक्यूटिव की 390, तो सारे वर्कर की 390 रुपए तो है ही सारे इंप्लॉय की, लेकिन ये 3 एग्जीक्यूटिव की 30 रुपए पर पर्सन एक्स्ट्रा है, 3 एग्जीक्यूटिव की एवरेज 30 रुपए ये एक्स्ट्रा है, तो ये सब में डिवाइड हो जाएगा। टोटल इंप्लॉय है कितने 2 और 3 5, 5 में डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये तो 390 में 18 जोड़ देंगे, कितना आ गया 408 रुपए, सारे इंप्लॉय की एवरेज इनकम आ गई। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 14 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। एक पाइप को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है, तो पूछा छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है ना। सवाल कहीं से भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई, देखो ध्यान से, जैसे मान लो पाइप है, ठीक है भैया, अब इस पाइप को 2 टुकड़ों में काट दे, यहां से काट दिया मान लो हमने, तो एक बड़ा हिस्सा हो गया और एक छोटा, तो छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है, 40% यानी कि 2/5, यानी कि पूरे पाइप की लंबाई अगर 5 है तो 5 का 40% यानी कि 2, छोटे टुकड़े की लंबाई 2 है, तो फिर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी बची 3 बची। तो छोटा जो टुकड़ा है वो बड़े टुकड़े से कितना छोटा हो गया 1/3, बड़ा टुकड़े की लंबाई 3 से 2 कितना कम है 1/3, यानी कि 33:1/3%। आइए आखिरी सवाल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हम अर्थमेटिक का, है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% वोटर्स ने वोट डाले, जिनमें से 5% वोट इनवैलिड है। एक कैंडिडेट गॉट 5700 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का कितना मिले 75% मिले, और कितने वोट मिले ऐसे 5700। तो आपसे पूछा इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने, ये सवाल है, उस चुनाव में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने। एक लाइन में एक सिंगल स्टेप में होने वाला सवाल है। मान लो जैसे n वोटर हैं तो कितने लोगों ने वोट डाले 80%, 80% मतलब 4/5, ये क्या है लिखा हुआ आपके सामने, डाले गए वोट। अब जितने वोट डाले उसमें से 5% खराब है, यानी कि 1/20, 1/20 इनवैलिड है, 20 में से 1 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हुए 19, ये क्या आपके सामने लिखा है वैलिड वोट। अब एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है मेरे भाई, उसको वैलिड वोट का कितना मिला है 75% मिला, वैलिड वोट का 75% 3/4 मिला, और इसको वोट मिले कितने हैं 5700, ही तो बोला है मेरे भाई, सवाल में थोड़ा ना बोला है कितने वोटों से जीता, डायरेक्ट वैलिड वोट का 75% मिला और 5700 वोट मिला, तो हमने क्या कर दिया इक्वल, ठीक है, 4 से 4 कट ही जाएगा, 19 57 से 5700 100 बार कट गया, जहां से n कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 20 पंजे 100 गुणा 100 यानी कि 10,000, इस सवाल का आंसर है। तो वो कुल वोटर्स की संख्या, ठीक है,
इसी लेवल के आपके पेपर में 15 सवाल जो है पूछे जाएंगे, लेकिन हम आपको यहां पे 5 सवाल और करा रहे हैं एडवांस के, कि जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर होगा, AWO TPO का पेपर होगा, उसमें ये भी आएंगे। ठीक है ना। चलिए आ जाओ, देखो मैं सारे ही लेटेस्ट सवाल आपको करवा दे रहा हूं एडवांस मैथ के। एक समबाहु त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु संपाती होते हैं? सिलेक्शन फेज 13 2025 का आया है, उसी AI ने सवाल बनाया है जो आपका बनाएगा मेरे भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन से पॉइंट कोइंसाइड करते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, देखो 4 तरीके के सेंटर होते हैं, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, केंद्रक, है ना, और क्या, लंब केंद्र। ठीक है, ये इंग्लिश में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात क्या है कि चारों सेंटर्स एक ही जगह होते हैं। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही पोजीशन पे होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल बाइसेक्टर, सारी माध्यिकाएं, है ना, सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब एक ही जगह काटते हैं, सब सेम ही होते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 17, बताइए। एक विमान 1000 मीटर की स्थिर ऊंचाई पर उड़ रहा है। जमीन पर एक बिंदु से हवाई जहाज का एलिवेशन एंगल 20 सेकंड में 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदल जाता है। एलिवेशन एंगल क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि हवाई जहाज दूर चला गया होगा, है कि नहीं, क्योंकि यह पर्यवेक्षक से सीधे दूर उड़ता है। अच्छा ये भी बताया है इसने। हवाई जहाज की अप्रोक्सीमेट स्पीड क्या है, और आंसर आपको बताना है बच्चों मीटर पर सेकंड में। कर लेंगे भाई। मान लीजिए कि ये आपका है ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। अब एक हवाई जहाज उड़ रहा है, मान लो यहां पे, ठीक है जी, ये हवाई जहाज उड़ रहा है यहां पे खटैक, ये हवाई जहाज है, ठीक है जी। अब आप इसको देखते हो यहां जमीन पर किसी पॉइंट पी से कितने के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर। तो आप इस हवाई जहाज को 60 डिग्री के एंगल पर देखते हो, और ये हवाई जहाज 1000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। कितना? 1000 मीटर की हाइट पे। जब हम देखते हैं 20 सेकंड के बाद, तो हवाई जहाज का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री हो जाता है। देखो हवाई जहाज ना दूर को उड़ गया और यहां पहुंच गया, मान लो हवाई जहाज, ठीक है जी। तो हवाई जहाज अभी भी ऐसी 1000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सवाल में क्या बोला है, 1000 मीटर की स्थिर हाइट पे उड़ रहा है। तो अब आप सेम पॉइंट से जब आप देखते हो, तो ये एलिवेशन एंगल कितना आता है अब, 45 डिग्री का। पहले कितना था, ये 60 डिग्री का था, ठीक है ना। तो आपसे पूछा हवाई जहाज की स्पीड, तो मैं ये कह सकता हूं कि हवाई जहाज यहां से यहां तक उड़ के आया है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। ये तो दूरी आपको निकालनी है कि स्पीड बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस बटे टाइम। तो यहां कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना, 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट। अगर 60 डिग्री के सामने 1000 मीटर है, तो 30 डिग्री के सामने क्या आएगा, 1000 बटे ये √3, 1000 बटे √3 हो जाएगा ना। बोलो कोई डाउट? अभी देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री के सामने 1000 मीटर है, तो ये भी 45 डिग्री के सामने पूरा कितना आ गया, 1000 मीटर। तो मुझे एक बात बताइए, फिर ये डिस्टेंस कितनी बची भैया, पूरा 1000 में से 1000 बटे √3 घटाएंगे, यानी कि ये डिस्टेंस बची 1000 माइनस 1000 बटे √3 मीटर। हवाई जहाज ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो ये क्या आ गई, हवाई जहाज की स्पीड आ गई, ठीक है ना बच्चों। तो इसको 1000 को 20 से काट लेंगे, 50 माइनस 50 बटे 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चे। √3 की वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्स 1.73। तो यहां देखो जैसे √3 बटे में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लो। यहां भी √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ऐसे लिख सकता हूं ना, √3 की वैल्यू क्या होता है, √3 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.73। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 पंजे 15, 2 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि अप्रोक्स 0.58 चला जाएगा। तो कितना आएगा, 50 माइनस
ये 50 गुणा 0.58 यानी कि लगभग आपका 29, यानी कि अप्रोक्स कितना आ जाएगा 21। तो 21 मीटर पर सेकंड के करीब कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, समझ में आया ना? तो बढ़िया सवाल है और ये लेटेस्ट आया है और फिर दोबारा से भी आ सकता है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 18। बनाओ, त्रिकोणमिति का गोरा सवाल है। ये सवाल अभी अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा है, बिल्कुल सेम टू सेम। आपके एग्जाम में पूछने में एग्जामिनर को कोई शर्म नहीं है, आप इसको करके बताओ खटाक से। सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट की पावर 4a इंटू कोसेक की पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए बटे टेन स्क्वायर ए प्लस टेन की पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भाई, पहले चीज आप यहां पे एंगल ए का मान रख सकते हो 45 डिग्री रख लो, और 45 डिग्री पे ये ए और सी ऑप्शन सेम बन सकते हैं, है ना? हालांकि अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप ये देख पा रहे हो मेरे भाई कि कॉट वाला और कॉट और कॉस में रिश्ता है ना। कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर -1। ये दोनों चीजें क्या सेम नहीं है? बोलो, दिन दहाड़े पागल बना रहा है एग्जामिनर। मैं आपको एक चीज अगर दिखाऊं तो क्या दिख रहा है बच्चों? कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट की पावर 4a। तो अगर मैं यहां से कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर ए कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए। अब मुझे खुद बताओ कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए -1 इंटू, बताओ गुणा करके क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक की पावर माइनस, ये ऐसी बात थी जो दिमाग में सोची जा सकती थी, यही तो है। कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट की पावर 4a किसके बराबर है? कोसेक 4a माइनस, समझ आई ना? बिल्कुल सेम टू सेम है, देख लो क्या ये इसके बराबर नहीं है भैया? बोलो, बिल्कुल सेम टू सेम। टेन स्क्वायर ए प्लस टेन की पावर 4a, 10 कॉमन लेंगे, टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये कट गया तो क्या बचा बच्चे? 1 प्लस क्या है ये? अब पूरी दुनिया जानती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है। ये इसका आंसर आ गया। आप यहां पे वैल्यू पुटिंग करेंगे एंगल ए बराबर 45 डिग्री तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति यह गारंटी नहीं देती कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है? गारंटी तो बेटा इंसान की भी नहीं है। चलो, 4 कंडीशन आपको दी हैं, कौन सी कंडीशन ये गारंटी नहीं देती कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? देखो, पहला एस यानी कि साइड साइड साइड। अगर दो त्रिभुजों की तीनों साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच के एंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट होगा। दो एंगल और उनके बीच की साइड सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। दो साइड और कोई एक एंगल सेम है तो गारंटी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट बन जाए, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है कॉन्ग्रुएंट होने की, है नहीं सचिन? आखिरी सवाल बता दीजिए, सवाल कौन से पेपर को है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही प्रीवियस ईयर है। ठीक है बच्चे, चल जल्दी से चुपचाप या सवाल को सॉल्व करके मुकू बता दो। तुम करोगे ना? एक ठोस बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या और हाइट का रेशियो कितना है? 7 रेशियो, बेस की रेडियस और हाइट का रेशियो 7:3 है। इसका वॉल्यूम कितना है? 12,474 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। देखो, पहली बात तो 11 का मल्टीपल आएगा, ये 11 का मल्टीपल है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है। तो हम तो फंस गए बच्चों, फंस गए ना?
देखो ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, आपसे क्या पूछा है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। बच्चे क्या करते हैं कि यहां पे सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है, वो मानने लगते हैं एक्स की, माना रेडियस 7x है, हाइट 3x है। लो भैया, जब आपको रेशियो दिया हुआ हो ना डायमेंशन का, तो आप रेशियो में ही कैलकुलेशन करो, कोई एक्सपेक्ट मानने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, 2π का मतलब 22/7, 2πr रेडियस यानी कि 7, ब्रैकेट में h प्लस आर यानी कि 3 + 7 10, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 दुसाम 400, यानी कि रेशियो के हिसाब से जो आपको रेशियो दिया है रेडियस हाइट का, टोटल सरफेस एरिया कितना बनना है, 440। ठीक है ना। सवाल में क्या दिया आपको, सिलेंडर का वॉल्यूम। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, पाई का मतलब 22/7 r² यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू हाइट h यानी कि 3। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, यहां पे एक 7 से एक 7 कट गया, तो ये क्या आ गया जी, 22 × 21। तो रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम कितना बन गया, 22 × 21। ये रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम है 22 × 21, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम है 12,474 क्यूबिक सेंटीमीटर। बताइए यही बात है, यही है भाई। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम कितना है, πr² h 22 × 21, जबकि वॉल्यूम है कितना, 12,474 घन सेंटीमीटर। बताओ कितने गुना, 22 × 5 = 110, बचा 14 यानी कि 147, 22 × 6 = 132, बचा 15, 22 × 7 = 154 है क्या। बताओ 21 से 21 दूनी 42, बचा कितना मेरे प्यारे भाई, 14, 21 × 7 = 147। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है 27 गुना। बात समझ में आ रही है। देखो वॉल्यूम किस में नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, यहां वॉल्यूम 27 गुना हो रहा है। हम डायमेंशन किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, तो डायमेंशन कितने गुना होंगी, 3 गुना, 27 का क्यूब रूट। अगर आपसे रेडियस पूछा होता तो रेडियस 7 का 3 गुना 21 आ जाती, हाइट क्या आती, 3 का 3 गुना 9 आ जाती। सरफेस एरिया किस में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि सरफेस एरिया का मल्टीपल क्या आएगा, 9, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 440 का 9 गुना होगा, यानी कि 3600 और 360 यानी कि 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा बेटा, सरफेस एरिया। कौन सा ऑप्शन रहा, बताइए, समझ में आ गया ना। ठीक है, इसी के साथ ये टेस्ट जो है समाप्त होता है मेरे भाई। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कितने सवाल इसमें से ठीक किए। ठीक है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत क्वालिटी लेवल के सवाल करा रहे हैं, बहुत आसान है ना, कि कुछ भी करवा देना बच्चों को खुश करने के लिए, लड़कों से उल्टा सीधा कंटेंट बना के करवा देना। लेकिन मैं खुद रिसर्च करता हूँ, खुद सवाल कंपाइल करता हूँ मेरे प्यारे भाई, और आपको वो बेस्ट यूनिक चीज़ देता हूँ जो आपको पेपर में सीधे दिखेगी, और जहाँ आपकी कमियां हैं, जहाँ आपका स्कोर रुक रहा है। तो आप इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, क्योंकि ये चीज़ आपको और कहीं नहीं मिलेगी इस लेवल की प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।